नमस्कार। इस इकाई में हम उपन्यासकार जगदीश चंद्र का परिचय प्राप्त करेंगे। जगदीश चंद्र ने उपन्यास लिखना देर से शुरू किया था, लेकिन जब लिखा तो लगातार उपन्यास और कहानी और कथेतर गद्य में लगे रहे। लगातार प्रकाशन होता रहा और उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रकाशन जारी रहा। हम पहले उनके जीवन से शुरू करते हैं और फिर उनकी पढ़ाई होते के बारे में जानते हुए और उपन्यास लेखन की तक आएंगे। उससे जो उनकी तैयारी है, वो जो उनके अनुभव हैं, उनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, वो सब हम स्पष्ट करते हुए चलेंगे। होशियारपुर ज़िला है पंजाब का, वहाँ पर एक गांव है घोड़ेवाहा, वहाँ पर जगदीश चंद्र का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र के जन्म के समय उनका परिवार ठीक स्थिति में था, लेकिन 4 साल 5 साल पूरे होते होते उनके पिता की प्लेग में मृत्यु हो गई। 2 भाई और थे, किराने की दुकान थी, तो उस तरह से एकल परिवारों में तो बच्चों के अनाथ होने की आशंका रहती है, लेकिन संयुक्त परिवारों में ऐसा नहीं होता, तो बाकी भाइयों ने संभाल लिया। लेकिन नंबर 2 के भाई की भी मृत्यु हो गई, तो परिवार संभालना मुश्किल होने लगा। जगदीश चंद्र के मामा पास ही एक गांव है रल्हण, वहाँ पर हकीम थे, और तो उनको लगा कि चूँकि ये बालक पढ़ने में बहुत तेज़ है और वहाँ पढ़ाई हो नहीं सकती, तो अपनी बहन और अपने इस भांजे को साथ लेकर गए जगदीश चंद्र को, और वहाँ पर प्रवेश करा दिया स्कूल में, पढ़ने लगे। रल्हण और ये दोनों ही दुआबे में हैं। घोड़ेवाहा बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। पुराने समय को देखते हुए चूँकि सुविधाएं नहीं थी, तो और वो इलाका हिमाचल से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा पहाड़ी वाला इलाका है, तो आना जाना लगा रहता था। और वो जो इन दोनों के बीच का भूगोल है, वो जगदीश चंद्र के मन में, उनके अनुभवों में, उनकी स्मृतियों में बस गया, और उनके तमाम उपन्यासों में उसकी पुनर्सृष्टि होती है, वो चीज़ फिर से रची जाती है। जगदीश चंद्र जब स्कूली शिक्षा प्राप्त कर गए लल्हड़ से, तो उनको आगे की शिक्षा के लिए जालंधर भेजा गया। वहाँ डीएवी कॉलेज में से उन्होंने बीए किया, और वहीं से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। अर्थशास्त्र में उनकी पढ़ाई उनके बहुत काम आई, ख़ासतौर से जो उपन्यास का कच्चा माल होता है, उस कच्चे माल को तैयार करने में, उसको एनालाइज करने में, उसको क्लासीफाई करने में, उसको अलग अलग खानों में जो रखते हैं, उसमें बहुत काम आई वो तैयारी। अच्छा, इसी पढ़ाई से, अर्थशास्त्र की पढ़ाई से उनका एक चूँकि आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी हो गई, आर्थिक विपन्नता से वो गुजर चुके थे, तो अनुभव और शास्त्र ज्ञान दोनों मिल गया। और इन दोनों ने जगदीश चंद्र को एक उस समय की जो वैचारिकी थी पंजाब भर में, उसकी तरफ क्या कहें कि ठेला उसकी तरफ ले गई। और वो वैचारिकी थी भगत सिंह की, जो इनकलाबी वैचारिकी थी, क्रांतिकारी आइडियोलॉजी थी भगत सिंह की। उस समय पंजाब का सभी पढ़ा लिखा जो वर्ग था, जो युवा था, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो वो सब उसकी तरफ जा रहा था। इसके अलावा यशपाल उस समय जो उसी बैकग्राउंड के थे, रहते तो लखनऊ में थे, लेकिन पंजाब बैकग्राउंड के थे। उनके उपन्यास सब पंजाब के से जुड़े हुए थे, ख़ास तौर से झूठा सच। तो वो उनके हीरो राइटर थे उस समय के छात्रों और लेखकों के।
बुद्धिजीवियों के, मंटो थे, उपेंद्र नाथ अश्क थे। इन 3 उपन्यासकारों कथाकारों का बड़ा गहरा असर रहा जगदीश चंद्र के ऊपर। और ये कॉलेज के दिनों से ही जब राजनीति में, वो भी वामपंथी राजनीति में गए, और तो वो जीवन भर उनका उस विचारधारा से ताल्लुक़ रहा। उपन्यास की कथा वस्तु तय करने में, उपन्यास के पात्रों के निर्माण में, उपन्यास का उद्देश्य निर्धारित करने में, इस तैयारी का, इस वैचारिक रुझान का बड़ा निर्णायक योगदान रहा है, बड़ी निर्णायक भूमिका रही है। जगदीश चंद्र के जो उपन्यास थे, असल में पिता गुजरे, बहुत जल्दी ही माँ भी गुजर गईं, परिवार एक तरह से स्नेह वंचित रहे, गरीबी यहाँ पर भी थी, हकीम तो थे उनके मामा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो उनके लिए कुछ खास कर सके। कई बार ऐसा हुआ कि मामा की आंखों में आंसू आ गए कि अगर तुम्हारे पिता होते तो कम से कम एक साइकिल तो ले सकते थे, तुम्हारा जो आना जाना है वो तो रहता ठीक ठाक, ये जो इतना समय जाता है आना जाने में। वो ऐसी स्थिति थी कि वो चाह करके भी बुनियादी सुविधाएं दे नहीं सकते थे, लेकिन इतना कहना चाहिए कि पढ़ाया उन्होंने। तो वो एक चीज़ थी, एक असुरक्षा बोध से भरे हुए थे। बचपना ऐसा था उनका कि वो असुरक्षा बोध उनमें समाया हुआ था, और उससे वो बहुत कहें कि परेशान है, और बाद में चले गए डिप्रेशन में। डिप्रेशन से जब उबरे तो उसको उबारने में धरती धन्ना अपना की भूमिका रही। हम देखें कि उनके जो उपन्यास हैं, फिर उसके बाद में इस उपन्यास त्रयी पर आएंगे, ख़ासतौर से जो लेखन यात्रा है जगदीश चंद्र की, उसके बारे में फिर हम ठीक से बात कर सकेंगे। पहली विधिवत नौकरी जगदीश चंद्र की 1955 में लगी, पहले लगी आकाशवाणी में, फिर 1955 में वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में चले गए भारत सरकार के। 1975 में वो सेंसर ऑफिसर रहे, जब ये लगा आपातकाल लगाया गया भारत में, तो उस दौरान वो सेंसर ऑफिसर थे। 1978 में जगदीश चंद्र दूरदर्शन के न्यूज़ विभाग से संबद्ध हो गए, और इस विभाग में रहते हुए उन्होंने बहुत यात्राएं की, सीमा पर गए, कश्मीर सीमा पर रहे, युद्ध के दौरान उनको कवरेज करने के लिए कहा गया, और वो उन्होंने किया। तो उनके यहाँ वर्णन की जो जीवंतता है, उसका ये इस मतलब उनके जो नौकरी पेशा जीवन है, उसका योगदान है। 1984-85 में जब वो सेवानिवृत्त हुए, तो उसके बाद में उन्होंने अपने को पूरी तरह से लेखन के प्रति समर्पित कर दिया। सेवानिवृत्त हुए, दिल्ली में रहते हुए दिल्ली में ही बस गए, और बाकी जीवन उन्होंने, बहुत यारबाश आदमी थे, तमाम लेखक उनके संपर्क में, और उनके घर पर अड्डेबाजी लेखकों की हुआ करती थी। पहली कहानी जगदीश चंद्र की 1950 में छपी थी, अपना घर। घर उनके यहाँ केंद्रीय विषय है। उनके तमाम पात्र घर के लिए संघर्षरत रहते हैं। खुदकाली का आप देखिए, जो उन्होंने 3 उपन्यासों में उस चरित्र को विकसित किया है, वो घर एक मतलब मुख्य चिंता उनके यहाँ है। तो उन्होंने मतलब उनके मित्रों ने कहा कि जो तुम अपनी यादें सुनाते रहते हो, उसको उपन्यास की शक्ल क्यों नहीं देते। तो उनका ध्यान इस तरफ गया। 1955 में उन्होंने लिखना शुरू किया धरती धन्ना अपना, और एक बारगी उन्होंने 8 अध्याय इसके लिख भी लिए, लेकिन फिर उनका ये लिखना रुक गया, किन्हीं कारणों से व्यवधान आ गया, लेकिन इस लेखन ने उन्हें डिप्रेशन से उबार दिया।
1966 में इस बीच में उनका दूसरा उपन्यास यादों के पहाड़ आ गया। 1968 में उन्होंने फिर उपन्यास पूरा किया धरती धन्ना अपना, जो छपा 1972 में। उसके बाद में 1973 में उनका अगला उपन्यास आया आधा पुल। कभी न छोड़ें खेत, ये 1976 में छपा। इसी साल उनका दूसरा उपन्यास आया मुट्ठी भर कांकर। 1978 में टुंडा लाट। घास गोदाम छपा 1985 में, और धरती धन्ना अपना का अगला भाग छपा 1994 में, नरक कुंड में बास। पहली कहानी 50 में आई थी, संग्रह पहला 1981 में छपा। उनके मरणोपरांत, मरने के बाद जो उनकी कृतियां छपी, उसमें उपन्यासों में लाट की वापसी 2000 में आया। उनकी मृत्यु हो गई थी 96 में। लाट की वापसी 2000 में आया। ज़मीन अपनी तो थी, जो त्रयी का अंतिम उपन्यास है, वो 2001 में छपा। उनके मित्रों ने उनके एक अधूरे उपन्यास को संयोजित किया, और एक पत्रिका है हिंदी में, पल प्रतिपल, उसमें शताब्दियों का दर्द, ये उपन्यास छपवाया। धरती धन्ना अपना उनके सभी उपन्यासों में प्रमुख रहा। उसी से उनकी पहचान बनी, उपन्यासकार की पहचान बनी। ये उपन्यास रूसी भाषा में, उर्दू में, पंजाबी में, जर्मन और जाहिर सी बात है अंग्रेजी में अनुदित हुआ और चर्चित रहा। हंस के अपने संपादकीय में राजेंद्र यादव ने कहा कि अगर 20वीं शताब्दी के कालजयी उपन्यासों की कोई सूची बनाई जाए तो उसमें धरती धन्ना अपना अनिवार्य रूप से रहेगा। ये उनके कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पाठकों की इस उपन्यास के अनुवादों की जो सीरीज है उससे साबित होता है। जिस कहें कि सम्मान के योग्य थे, वो सम्मान इनको नहीं मिला जगदीश चंद्र को। बड़े आलोचकों का अगर आप देखें तो बहुत कम ध्यान गया इस उपन्यासकार के ऊपर। उसकी जो कथा भूमि है, उसकी जो बनावट है इन उपन्यासों की, तो उस पर उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं हुआ। और जो पुरस्कार होते हैं वो भी नहीं मिले। 2 पुरस्कार मिले जिनका उल्लेख किया जाना चाहिए। एक मिला उनको 1972 में गुरु गोबिंद सिंह हिंदी पुरस्कार, पंजाब सरकार का था। और पंजाब सरकार का ही दूसरा पुरस्कार था शिरोमणि साहित्यकार सम्मान 1981 में। 10 अप्रैल 1996 में उनकी मृत्यु हो गई। और ये हिंदी उपन्यास में जो यथार्थवादी धारा है उसके एक बड़े हस्ताक्षर का अवसान हुआ। लेकिन आप देखें इनके उपन्यासों की जो ज़मीन है, इनके उपन्यासों का जो ताना बाना है, तो फिर मालूम होता है कि उपन्यासकार के रूप में इनका योगदान क्या है जगदीश चंद्र का। जगदीश चंद्र प्रेमचंद की जो यथार्थवादी परंपरा है उससे जुड़े हुए हैं। ये यथार्थवाद, चूँकि यथार्थ का विस्तार अपरिमित होता है, लेकिन यथार्थवाद जिसको कहते हैं वो एक खास दिशा में चलता है। जो सच है उसको लाना, लेकिन एक उद्देश्य के तहत। और यह उद्देश्य जगदीश चंद्र के यहाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन का था। इस परिवर्तन ने, क्या कहें, परिवर्तन की वैचारिकी ने उनके उपन्यासों का यथार्थवाद बनाया है। काली जो
असल में इस उपन्यास का नायक है और खुद उनके जीवन से जो लोग जानते हैं जगदीश चंद्र को, वो बताते हैं कि बचपन में उनकी आर्थिक हालत के कारण उनकी जो दोस्ती थी वो प्रायः दलित समाज के बच्चों के साथ थी। उन्हीं में से उन्होंने एक पात्र उठाया है काली को। जो 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 धरती धन्ना अपना का पहला भाग है उसमें काली लौटता है अपने गांव 6 साल के बाद में। वो चौथी में पढ़ता था, 3-4 दिनों का भूखा था और उस भुखमरी ने उनको घर छोड़ने के लिए, चोरी चुप के घर छोड़ने के लिए बाध्य किया। चाचा चाची को छोड़ करके, उसका भी पिता नहीं है, माँ नहीं है, चाचा चाची पालते हैं जो निसंतान है, तो उनकी संतान एक तरह के रूप में। चाची प्रतापी तो उसमें एक मुख्य कहें कि महत्वपूर्ण भूमिका में है। छोड़कर चला जाता है, पता नहीं है चाचा चाची को कि कहाँ गया है। ये भी भगते भागते निरुद्देश जाना है तो पहुँचता है कानपुर। कानपुर उसमें केंद्र है, नौकरी वहाँ मिलती है। अभी तो वृत्त उलट गया है। तो कानपुर में 6 साल रहा, लेकिन गांव खींचता रहा, ख़ास तौर से चाची की स्मृतियां खींचती रहीं। तो लौटता है तो उनका एक दोस्त ये बहुत जीतू बहुत उससे कहता है कि तुम्हें फिर इस नरक में आने की क्या ज़रूरत थी, क्यों चले आए यहाँ पर। खैर उसकी इच्छा है चाची के लिए एक पक्का घर बना करके देने की। इस टूटे हुए मिट्टी के छप्पर वाले घर में रहना ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत कमा करके आया है, तो वो संघर्ष चलता रहता है कि घर बनवाना नहीं बनवाना है। उसमें तरह तरह के लोग व्यवधान करते हैं। छज्जू शाह की बड़ी भूमिका रहती है, जो पैसे ऐंठ लेता है। चाची की मृत्यु हो जाती है, सारे गहने वगैरह चोरी हो जाते हैं। उसकी जो कामना है वो हो जाती है धूल धूसरित। और उसका चूँकि प्रेम संबंध हो गया है, गांव की ही एक लड़की, उसी मतलब दलित समाज से लड़की थी, ज्ञानों का भाई मंगू उसका दुश्मन है काली का, लेकिन ज्ञानों स्वाभिमानी है और ज्ञानों को लगता है कि नहीं, हमको सिर उठा करके जीना चाहिए। और ये चीज़ दोनों को जोड़ती है। दोनों ही सेल्फ रेस्पेक्ट में विश्वास करते हैं। तो ज्ञानों के साथ जो संबंध है वो गांव वालों को सही नहीं होता, सहन नहीं होता। उसके अपने लोग हो जाते हैं नाराज। और जिन दिनों संघर्ष हुआ था चौधरियों का चमारों से, और चमार समुदाय ने हड़ताल का आह्वान किया था, उसमें काली की मुख्य भूमिका थी। उसके बाद भी लालू पहलवान ने अपने घर पर रखा था काम पर काली को। तो ज्ञानों प्रसंग से सब उसके खिलाफ हो जाते हैं कि ये शादी तो नहीं हो सकती, प्रेम पर शादी नहीं होती। तो वो उसको गांव छोड़ना पड़ता है, उसको ज्ञानों से मिलना है काली को, लेकिन मिलने नहीं पहुंचता। और एक पराजित, एक पलायनवादी चरित्र के रूप में एक क्षण में दिखाई पड़ता है। काली छोड़कर चला जाता है शहर में, बगल के शहर में चला जाता है, पंजाब के शहर में रहता है, चला जाता है। यहाँ पर आकर के ये उपन्यास खत्म होता है। जब दूसरा उसका हिस्सा है नरकुंड में वास, तो नरकुंड में वास उस शहर में गया हुआ है, वहाँ पर ठिकाना नहीं उसके रहने का, कहाँ पर रहे। बस अड्डे पर रहता है। बस अड्डे पर जो वहाँ पर रहने वाले भिखारी हैं, वहाँ पर रहने वाले खोमचे वाले हैं, हॉकर्स हैं, दूसरे लोग हैं जो कहीं जिनका ठिकाना नहीं है, या फिर यात्री लोग हैं। तो वो एक मतलब बड़ा प्रामाणिक चित्र दिखाई पड़ता है रेलवे स्टेशन और बस अड्डा दोनों के बीच में मारा घूमता है। वो जो दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं उनके साथ उसका एक नाता बनता है, लेकिन
तमाम तरह के आत्मीय रिश्ते बनते हैं, लेकिन किसी भी मज़दूर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक अतिरिक्त साथी को अपने पास रख सके। तो किसी दूसरे साथी की सहायता से वो एक चमड़े के कारखाने में चला जाता है। चमड़े के कारखाने में गया, वहाँ पर कच्चा चमड़ा आता था, उसको वहाँ पर पकाया जाता था। वो असल में नरकुंड में वास, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि ये जो है वो नरकुंड है। चील झपट्टा मार रही हैं, कुत्ते नोच कर भाग जाते हैं उन खालों को। जो भट्ठियाँ बनी हुई हैं उबालने के लिए, वहाँ से जो दुर्गंध निकलती है, जहाँ पर इन मज़दूरों को पानी पीना होता है, मतलब कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को वो पानी पीने की जगह कितनी नारकीय है। बार बार उल्टी आती है तो उसका साथी काली को नमक चटाता है। वो पूरा मतलब वो पूरा दृश्य जो है वो अत्यंत नारकीय है। ऐसा कहते हैं लोग कि उपन्यासकार जगदीश चंद्र इस उपन्यास की तैयारी में खुद ही जाकर के चमड़े के कारखाने में बैठते थे, जहाँ पर कोई सांस नहीं ले सकता, जिसकी मजबूरी ना हो, वहाँ जाकर बैठते थे और उन श्रमिकों की चमड़े में के कारखाने में काम करने वाले लोगों की गतिविधियों को बहुत बारीकी से देखते थे, बात करते थे, उनके सुख दुख के में साझीदार होते थे, नोट करते थे। ये जो ब्यौरों की प्रामाणिकता है ना, वो इससे आती है। जानकारी के लिए तो आप कोई भी समाजशास्त्र की किताब उठा करके जानकारी ले लेंगे, लेकिन जब उस अनुभव से खुद गुजरेंगे तो आपका पात्र, आपका जो नायक है, कथानायक है, उसके निर्माण में प्रामाणिकता आती जाएगी। तो वो ये उपन्यास जो है वहाँ पर आता है। आखिर में उसका मतलब चूँकि चौथी तक पढ़ा हुआ है, बाकी जितने भी चमड़े कारखाने में काम करने वाले लोग हैं वो अनपढ़ हैं, तो जो फोरमैन है वो लिखा पढ़ी का काम देता है, क्योंकि जितने भी लोग काम करते हैं 2-4 साल 6 साल काम करने के बाद में उनको चर्म रोग हो ही जाता है। ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं कि जिससे निजात नहीं है और फिर वो निकाल दिए जाते हैं, असुरक्षा रहती है। वो यहाँ से जाता है, मतलब वो लिखा पढ़ी के काम में रखा जाता है फोरमैन कि उससे क्या कहें कि निर्देश पर, और वहाँ जाने के बाद में उसे लगता है कि नहीं, उसे मज़दूरों के हित की बात उठानी चाहिए और मज़दूरों का संगठन करना शुरू करता है। ये बात कारखाने के मालिक के लिए, जो स्वयं उसी जाति समुदाय का है, बहुत नागवार गुजरती है। ये कैसे हो सकता है, ये नेतागिरी करने के लिए यहाँ कैसे आ सकता है, नेतागिरी तो यहाँ हो नहीं सकती। तो फिर उस पर शिकंजा कसने लगता है। फोरमैन कहता है कि मेरी बेटी से शादी कर लो और मतलब वो उसमें अकेली बेटी है तो सारी संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं, उससे स्वीकार नहीं है। फिर भी चूँकि लिखा पढ़ी के काम में चला गया है तो सुविधाएं तो मिलती हैं। सुविधाओं के मिलने से जो साथी मजदूर हैं वे उनके अंदर शक का बीज पैदा होता है कि लगता है कि यह मतलब इसने साठगांठ कर ली है मालिकों से। मालिक इसलिए शक करते हैं कि ये मज़दूरों की बात क्यों उठा रहा है, मज़दूर अपने साथी पर शक करते हैं कि ये इसको लिखा पढ़ी का काम क्यों मिला है, हमारी तरह से भट्ठी में क्यों नहीं खड़ा होता, ये चमड़े के काम में क्यों नहीं सीधे है, ज़रूर ये तो एलिनेशन होता है। अलिनेशन जो अजनबियत है, अजनबीपन है, वो एक सिद्धांत के रूप में है एक मार्क्सवाद में, लेकिन यहाँ पर काली जो है वो एलिनेटेड है, कटा हुआ है सबसे मतलब दोनों तरफ से, जो उसका बैकग्राउंड है वहाँ से और जो मालिकों का जो जीवन है वहाँ से, दोनों तरफ से। अंत में उसको लगता है कि नहीं, अब वो यहाँ पर नहीं रह सकता, जिसके यहाँ रहता था उसने भी कुछ लांछन लगाए हैं अपनी पत्नी को लेकर के, तो वो और उसको बार बार अपने परिवार की याद आती है, छोड़ देता है। छोड़ करके पुनः बस अड्डे पर आ जाता है।
यहाँ पर आकर के उसको लगता है कि अब उसे कहीं और जाएगा, और उसी समय जो उसका चाचा नंद सिंह है वो देख लेता है, जो गांव छोड़ चुका है। नंद सिंह के बारे में आप पढ़ेंगे कि नंद सिंह स्वाभिमानी है और उसने किस तरह से अपना धर्म बदला था। तो नंद सिंह उसको बताता है कि देखो, तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारे घर पर कब्जा हो गया है चौधरियों का, जिस लड़की से तुम्हारी बातचीत थी ज्ञानो, पता नहीं उसको किसने गर्भवती कर दिया, और इसलिए उसकी माँ और उसके भाई मंगू ने उसको संख्या देकर मार डाला है। उसको लगता है काली को कि उसका सब कुछ गया, वो अपने गांव भी लौट नहीं सकता, एक आत्मग्लानि से भर जाता है। और यहाँ पर वो अपने चाचा के कहने पर उसके यहाँ जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उपन्यास इसी पर नरकुंड में वास खत्म हो जाता है। ज़मीन अपनी तो थी, जो अंतिम हिस्सा है जिसमें वो चाचा के यहाँ गया, उसकी दुकान पर बैठने लगता है। वो चाचा कहता है कि गांव में तो दुकान संभव नहीं थी, हम चमारों के यहाँ तो कोई सामान नहीं लेता। तो घर में एक लड़की है पाशो के साथ उसके प्रेम संबंध होते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं। उन बच्चों को जो खुद नहीं कर सका था वो करता है, दोनों बच्चे हैं। ज्ञान प्रकाश बड़ा है, उसको पढ़ाता लिखाता है, वो नौकरी में लग जाता है, बैंक की नौकरी में, लेकिन संघर्ष करता रहता है और एक दिन बनता है IAS ऑफिसर ज्ञान प्रकाश। तो पाशो और काली दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी क्या कहें, उनका सपना पूरा होता है, उनकी आकांक्षा पूरी होती है कि बेटा तो, और जब बेटे के पास जाते हैं, क्या बेटे का प्रताप है, क्या तो शान शौकत है, बेटे का बेटा है, जो आने जाने वाले हैं। लेकिन पाशो और काली का वहाँ पर दम घुटता है। काली को बार बात में टोकना होता है। काली बाहर निकल सकता है, पाशो बाहर निकलती देखती है तो IAS अधिकारियों की पत्नियां बाल कटे हुए जिस तरह का कपड़ा पहनती हैं, तो पाशो असहज हो जाती है, वापस चली जाती है, तो वो ऊब रही है। एक दिन ऐसा होता है कि वो बेटा डांट देता है कि ये जो है वो कोई चमारों की बस्ती नहीं है, ये तो IAS अधिकारी का घर है, और उससे उसको लगता है कि वो यहाँ के लिए नहीं है, और अपनी पत्नी से कहता है कि हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। रात में सामान वामान बांधते हैं, निकलते हैं। माँ से पूछता है बेटा क्या तुम भी जाओगी इनके पिता के साथ? तो कहा हाँ, वो रोटी कैसे खाएंगे, और दोनों पुनः निकलते हैं, बस अड्डे पर सामान लेकर के खड़े हुए हैं। यहाँ पर तीसरे भाग का अंत हो जाता है। ये इस उपन्यास त्रयी का विकास क्रम है। जिस तरह से उपन्यास आगे बढ़ा है, जिस तरह से इस उपन्यास त्रयी में और अन्य उपन्यासों में, चाहे वो टुंडा लाट हो, चाहे दूसरे अलग अलग हिस्सों को उठाया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर भी लिखा जगदीश चंद्र ने। तो जो उनका एरिया है बड़ा विस्तीर्ण है, बड़ा क्या कहें, विविधतापूर्ण है, और एक पुख्ता उपन्यासकार के रूप में जगदीश चंद्र की पहचान बनती है। ये कहना शेष है कि जगदीश चंद्र के साथ अभी तक उपन्यास यात्रा में जो उनका स्थान है, वो अभी तक उनका प्रदेय उसका रेखांकन नहीं हुआ है, उसको पहचाना नहीं गया है। ये पहचानना जरूरी है, इसको पहचानना, इसका मान करना, इसका सम्मान करना, उनके महत्व को समझना मुझे लगता है कि अभी शेष है। आपने ये इकाई सुनते हुए, इसके बारे में चर्चा से गुजरते हुए, उपन्यासकार के रूप में जगदीश चंद्र की यात्रा किस तरह की है, इससे अवगत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।